जैसा कि आप देखे थे कि हमने सेट थ्योरी हमें स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ चैप्टर हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब पर। आप देखे होंगे कि किस तरीके से हम अपने तरीके से सोल्व किया था। और सेट का पहला चैप्टर जो है उसका हम डेफिनेशन बताए थे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी हमने बताया था। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें थ्योरिकल चीज़ें इम्पोर्टेंट थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम एक यूनिक वीडियो में सॉल्व किया हूँ। आप लोगों को बताने के लिए एक अच्छी तरीके से कंटेंट रेडी किया हूँ और उसको हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के लिए पूरा कंसेप्ट एक क्लास में हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम इसके लिए कंटेंट रेडी किया हूँ, तो देख लीजिए आप मेरा कंटेंट। एक ही क्लास में हम आपको दोनों चैप्टर का कंटेंट देने का कोशिश अभी करेंगे जस्ट। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए अब चलेंगे सबसेट। हालांकि वीडियो फ्रंट है इसलिए कैमरा में थोड़ा राइटिंग उल्टा दिख रहा होगा। तो टाइप सबसेट आज हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व कर दिया था। और एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के लिए ये टोटल कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे और ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए देखिए एकदम कॉपी रेडी किए हुए हैं और टोटल सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। और टोटल एकदम सेपरेट क्लास हम अपने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा हम लेट अपलोड करेंगे, चीज़ें थोड़ा हमको थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी भी देखना पड़ता है, खुद का कंटेंट रेडी करना पड़ता है। थोड़ा सा आप समझते होंगे कि चीज़ें, कोई भी चीज़ जितने भी टीचर्स हैं वो कभी सीख कर ऐसा नहीं ऑलरेडी सीख करके जन्म लिया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरीके से सीखा है, उसके बाद आप लोग को बता रहा है। उसी तरह मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। आप लोग को पूरा एकदम फ्री में सॉल्व करवाएंगे, पूरा एक सेपरेट प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ, ताकि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन लोगों को फ्री में हम अपने तरीके से उसको एजुकेशन अवेलेबल करवाएं। हमारा ये उद्देश्य है। धीरे धीरे प्लेलिस्ट हम अपना फुल कर देंगे। तो ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं और आप कंप्लीट जुड़े रहेंगे, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दोनों एक्सरसाइज का। उसके बाद हम चलेंगे वेन डायग्राम के बारे में, एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट का एक अलग क्लास लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पर जाएंगे। तो चूँकि हम जब हम देख रहे थे बुक को, तो जितना भी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी था उसको हम एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक थ्योरी एक जगह किए। उसके बाद टोटल थ्योरी को एक जगह करके उसके बाद हम चैप्टर पर जाएंगे। ठीक, तो हमारा कुछ अपने अनुकूल मेरा स्ट्रेटजी है, तो कोशिश करेंगे आपको पूरा कंप्लीट समझाने की। तो ठीक है, जुड़े रहिए, इजी तरीके से आप हमसे समझेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं पेन और पेपर पर सॉल्व करने के लिए। चूँकि वाइट बोर्ड तो नहीं है, तो धीरे धीरे हम सेटअप करेंगे, कोई बात नहीं, एकदम कम टाइम में आपको हम पेन पेपर पर भी सॉल्यूशन करके समझाएंगे। तो ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक साथ हम इस वीडियो में एक फुल कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए जुड़े रहिए आप लोग। 5 टाइप तो कहता है टाइप्स ऑफ सेट्स, हमको 5 टाइप्स ऑफ सेट्स आर फॉलोइंग, समुच्चय के 5 रूप निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला टाइप्स क्या है? 5 टाइप्स का होता है हमारा सेट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज़रूरी है कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप का सेट्स होता है, इसका एक्सप्लेन हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सेट का टाइप होता है एम्प्टी सेट,
दूसरा है फाइनाइट सेट, हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। तीसरा है इनफाइनाइट सेट व परिमित समुच्चय। उसके बाद चौथा है इक्वल सेट, इसको हिंदी में बोलेंगे समान समुच्चय। पाँचवा है यूनिवर्सल सेट, हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। एम्प्टी सेट को हम हिंदी में बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ये 5 टाइप का सेट्स होता है। तो चलिए हम अलग अलग सेट को, इन 5 सेट को अलग अलग तरीके से कैसे समझेंगे उस चीज़ों को हम आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले एम्प्टी सेट को हम देखेंगे। एम्प्टी सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय या फिर खाली समुच्चय बोल सकते हैं। खाली समुच्चय बोलना उतना उचित नहीं है, इसलिए हमारा बुक में एम्प्टी सेट का हिंदी रिक्त समुच्चय का उच्चारण मैक्सिमम हुआ है, इसलिए हम एम्प्टी सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो चलिए, जिस समुच्चय में एम्प्टी सेट का डेफिनेशन कहता है जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय कहते हैं। खाली वर्ड्स का यूज मैक्सिमम नहीं किया गया है, अधिकतर रिक्त शब्द का यूज बुक में भी किया गया है, इसलिए हमने खाली वर्ड अलग से जोड़ दिए हैं, लेकिन इसका यूज करेंगे एम्प्टी सेट का जब उच्चारण आएगा तो उसको हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब द सेट विच डज नॉट कंटेन्स, मतलब वह सेट जिसमें कंटेंस युक्त नहीं हो, एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। इसका मतलब क्या समझेंगे हम? तो जैसे कि कोई सेट्स ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है? ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0। तो चलिए इसको हम बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम समझेंगे कि कौन सा सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे, कौन सा सेट को एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। इसका हम उदाहरण के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0। तो मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीक़ा से हम यहाँ तक जैसे बोलता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बस इतना दूर तक तो ये तो कहता है। लेकिन लेस देन 0, जब 0 से छोटा हो जाएगा तो फिर नेचुरल नंबर का बात ही नहीं होगा। इसलिए ये इज इक्वल्स टू ये क्या है? ये सेट जो है इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 बोल देता है एक तरफ ये बोल देता है कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 0 से छोटा नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू 5। 5 से एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं हम। एक पूरा कॉन्सेप्ट हम एक जगह लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में पेन डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसे 5 से डिनोट करते हैं। 5 को देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसको 5 से डिनोट किया जाता है, या ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एम्प्टी सेट को खाली सेट लिख देंगे, ऐसे करली ब्रैकेट से घेर देंगे, इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसे नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। आप 12th छोड़ दीजिए। वॉइड उसको कहता है जब 2 स्फीयर्स के बीच स्पेस जो रहता है, ये उसको वॉइड कहते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान। तो चलिए यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे एम्प्टी सेट को नल मीन्स समझेंगे कोई भी उसमें एलिमेंट्स नहीं है, और वॉइड सेट मीन्स भी समझेंगे वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ये तो ये सेट ए का डेफिनेशन ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन जब इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ए इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ हियर लिख देंगे, हियर ये एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब ओवरऑल हम ये समझाना चाहते हैं कि रिक्त समुच्चय हम उसको कहेंगे जिसके अवयव क्लियर ही नहीं हो, जिसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं रहता है, रिक्त समुच्चय है। तो चलिए 5 टाइप्स ऑफ सेट हम यहाँ पर पेन डाउन यहाँ से कर लेंगे। अब एक एक करके सबका एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। एम्प्टी सेट हम समझ गए कि द सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब ओवरऑल हम ये समझेंगे वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो या फिर अवयव नहीं हो तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इतना ध्यान में हमको रखना है ताकि चैप्टर सॉल्व करते टाइम हमको ये कॉन्सेप्ट
सपोर्ट मिलेगा क्वेश्चन बनाते टाइम। तो चलिए अब आगे चलेंगे हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हम एक साथ पढ़ेंगे। मतलब आप अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ते होंगे, इंग्लिश ग्रामर में काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, सेम कॉन्सेप्ट वही है हमारा यहाँ पर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम उसे कहेंगे वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल ना हो। ओवरऑल हम ग्रामर से रिलेट करेंगे। अब इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय उसे कहते हैं वैसा सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब अनिश्चित हो, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब अगणनीय हो, गणना हम जिसको कर ही नहीं सकते हैं जिसके एलिमेंट्स को, उस सेट को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए इसका हम एक थ्योरी आपको बताते हैं। चलिए इनफाइनाइट सेट अभी हम देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए एक रिक्त समुच्चय अभी तुरंत हम इससे पहले बता चुके हैं। इसका एग्जांपल लेंगे b = x सच दैट x² = 9 वेयर x इज इवन नंबर, मतलब x एक क्या है, सम संख्या है। इवन नंबर को हिंदी में बोलेंगे सम संख्या। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। x क्या है, x² = 9, तो x² = 9, तो यहाँ पर x² = +-3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो x = कितना हो जाएगा +-3, अर्थात इसको हम लिखेंगे एक सेट के फॉर्म में। तो सेट के फॉर्म में लिखेंगे -3 +3 करली ब्रैकेट में ऐसे करके घेर देंगे, यह एक सेट है। तो अब यहाँ पर हमारा इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ है सेट बी का, तो x इज ए इवन नंबर बता रहा है। तो यहाँ देखिए तो क्या ये -3 और 3 इवन नंबर है क्या, ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसलिए अब ये जो डिफिनेशन के अनुसार b को तो हम नहीं कह सकते हैं सेट, तो b को सेट जब नहीं बोलेंगे तो इसको हम कौन सी बोलेंगे, इसमें अवयव है ही नहीं। इस डिफिनेशन के अनुसार x एक सम संख्या है, तो इसके अनुसार लिख देंगे b = 5। 5 को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। तो b = 5 हो गया। तो अब आप ओवरऑल समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय को पहचानने का तरीका। तो मतलब वैसा सेट्स जिसमें कोई भी अवयव स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, अर्थात एलिमेंट्स हो ही नहीं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। चलिए अभी हम तुरंत फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझेंगे। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन कहता है द सेट इन विच कंटेंस काउंटेबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, मतलब वह सेट जिसमें युक्त विच कंटेंस युक्त काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब गिननीय अवयव हो। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे जिस सेट में गिने जा सकने वाले अवयव होते हैं, मतलब वैसा अवयव जो गणनीय हो, उस सेट को परिमित समुच्चय कहते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। आप पेन डाउन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय का उदाहरण है। मतलब रिक्त समुच्चय जैसे 5 है, कोई भी सेट A = 5, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये तो स्पष्ट है कि हम गिनती कर दिए हैं कि एक भी अवयव नहीं है। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा बोल देंगे कि रिक्त समुच्चय भी एक फाइनाइट सेट है, मतलब वैसा सेट जिसमें हम अवयव की संख्या को गिन सकते हैं तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। वैसा सेट जिसमें अवयव की संख्या को नहीं गिन सकते हैं, मतलब वह गिननीय हो अर्थात अनंत हो, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो चलिए इनफाइनाइट सेट को एक दो उदाहरण ले लेते हैं फाइनाइट सेट को। जैसे हम लिखेंगे A = 1 2 3 4 5 6, बस इतना पर क्लोज कर देंगे। जैसे B = फिर लेंगे 1 2 3 4 ... ये बताइए ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। इसमें तो ... कर दिए, तो इसमें तो हम अवयव की संख्या गिन ही नहीं सकते हैं, सो ऑन जा रहा है एकदम अनंत तक, इसलिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट सेट के डिफिनेशन समझने से पहले ही हम फाइनाइट सेट से हम इनफाइनाइट सेट को समझ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, मतलब इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है, इसमें अनिश्चित है, तो इसीलिए इनफाइनाइट सेट हम बोल दिए। तो चलिए इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन फिर उसी तरह से आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। ए सेट इन विच एलिमेंट्स कैन नॉट बी
काउंटेड इज कॉल्ड सेट, मतलब वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिस समुच्चय में, हिंदी में पढ़ेंगे, जिस समुच्चय में अवयवों की गिनती नहीं की जा सकता है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए एक दो उदाहरण लेते हैं। ए इजिकल्स टू 0 1 2, सेट ए में दिया हुआ है एलिमेंट्स 1 0 1 2 3 डॉट 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 ये दिया हुआ है। सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। आपको बताना है इन सब का सब उदाहरण जो दिया हुआ है सेट का, आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। चलिए ए इजिकल्स टू दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 0 है 1 है 2 है 3 है डॉट 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 है। तो क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉट 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 दिया हुआ अनंत एलिमेंट्स है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। हिंदी वाले लिखेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट इसको बोलेंगे। इसमें तो फिक्स है 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्लॉज है, तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके अवयव को, एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, निश्चित है इसमें, इसलिए यह हो जाएगा परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो चलिए अब हम चलेंगे इधर। सी इजिकल्स टू, एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको पहले सी इजिकल्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक्स होता है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तो आगे जाते ही रहेगा, गिनती की संख्या है, तो इसलिए गिनती की संख्या को हम कितना भी जाते जाएंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? काउंट, ये तो पता है गिनती की संख्या है, लेकिन एलिमेंट्स तो अनंत है, तो इसको लिखेंगे हम इनफाइनाइट सेट। हम बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट में यहाँ लिखा हुआ है, जो जिस सेट के अवयव को हम काउंटिंग कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम काउंटिंग, तो ये तो पता है नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग करते कितना काउंटिंग करेंगे? अनंत तक जाएगा, तो इसलिए यह हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। चलिए अब डी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज होल नंबर, एक्स वेयर एक्स लेस देन 7। तो चलिए डी इज इक्वल्स टू होल नंबर दिया हुआ, मतलब पूर्ण संख्या दिया हुआ है, तो लेकिन कंडीशन दिया हुआ है एक्स 7 से छोटा हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 से छोटा हो, तो बस यहीं पर बंद कर देंगे। अब बताइए आप हमको कि सेट डी में क्या एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? निश्चित है, सेट निश्चित है, एलिमेंट्स अवयव की संख्या निश्चित है। जो निश्चित अवयव की संख्या जिस सेट में होगा तो उसे हम फाइनाइट सेट बोल देंगे, जिसमें वो निश्चित होगा तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। चलिए फाइनाइट सेट, इसको बोलेंगे हिंदी में परिमित समुच्चय। आप राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, हम सॉल्व करके बता रहे हैं। तो चलिए ई इजिकल्स टू दिया हुआ 0 2 4 6 8 डॉट 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 दिया हुआ है। तो क्या हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए सेट ई जो है यह फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है? तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें डॉट 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 है, तो इसका मतलब एलिमेंट की संख्या या फिर अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, वह निश्चित दिया हुआ है, इसलिए हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो चलिए 2-4 उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय में क्या डिफरेंट है, कैसे हम दोनों को पहचान पाएंगे कि कौन सा सेट इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। 4 नंबर में चलते हैं अब हम इक्वल सेट। अभी तक हम समझ चुके हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब चौथा नंबर में इक्वल सेट, 5वां नंबर में यूनिवर्सल सेट को हम समझेंगे। चलिए इक्वल सेट हम वैसे कहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के 2 सेट अगर दिया रहेगा उसमें दोनों सेट में अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे, समान और सेम रहेगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सब सेट्स, मतलब 2 सेट के सभी एलिमेंट्स
आर द सेम एंड इक्वल दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। दो सेट के सभी एलिमेंट सेम हो और इक्वल हो, इन दो वर्ड्स में दम है इक्वल सेट को समझने के लिए। तो चलिए इसको हिंदी में पढ़ेंगे। जब दो सेट का सभी अवयव सेम और इक्वल हो तो उसे हम समान समुच्च कहेंगे। तो इसको उदाहरण के तरीका से हम देखेंगे कि ए इजिकल्स टू दिया हुआ है 6 7 8 9, इसमें एलिमेंट्स है। बी इजिकल्स टू दिया हुआ है 6 8 9 7। क्या हम पूछ रहे हैं आपसे कि ए और बी क्या इक्वल सेट है? तो हम यहाँ पर डिफिनेशन कहता है कि दो सेट हो जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सेम हो और इक्वल हो, मतलब सेम और इक्वल हो, समान और बराबर हो, तो उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या 6 है इसमें, बी में है, 7 है, बी में है, यहाँ पर है। ऑर्डर बदल जाने से सेट चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 है, यहाँ पर 6 8 9 7, लेकिन एलिमेंट्स की संख्या 6 7 8 9 है। ये जो है एलिमेंट्स सेट बी में भी है और ए में भी है। भले ऑर्डर चेंज रहने से एलिमेंट्स सेट हमारा चेंज नहीं होता है। इस यहाँ पर नोट में लिखेंगे ऑर्डर बदलने से सेट बदलता नहीं है। यहाँ पर आप नोट्स कर लेंगे इन चीज़ों को। ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख देंगे दोनों में एलिमेंट्स सेम है और इक्वल सेट भी है। 4 गो इक्वल एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है दोनों में, एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर बी, इसी को बोलेंगे हम इक्वल सेट। आगे भी समझेंगे कि अगर इस तरह ये कंडीशन रहेगा तो हम दोनों को इक्वल सेट बोल देंगे। अब सी इजिकल्स टू बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो सी इजिकल्स टू बोल रहा है प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 3 4 5 6 डॉट 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 जाते रहेगा। अब डी इजिकल्स टू बोल रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सी और डी क्या इक्वल सेट है? तो चलिए पहले हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रस्टर फॉर्म में सबसे पहले लिख ले रहे हैं। एक्स इज ए होल नंबर, तो होल नंबर को 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जाते रहेगा। क्या सेट सी और सेट डी इक्वल सेट है? नहीं है, हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक नेचुरल नंबर है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी है, इसमें 0 है तो 0 इसमें नहीं है। हम डिफिनेशन कहता है सेम और इक्वल एलिमेंट्स, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो सी डज नॉट इक्वल्स टू डी, क्योंकि 0 जो है एलिमेंट्स सी में नहीं है। हमारा डिफिनेशन कहता है कि सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पूर्ण संख्या, यहाँ पर तो नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट रहती है, इसलिए 0 सी में नहीं है। तो 0 का डिफाइन कर दिया कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसलिए सेट सी बराबर सेट डी नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ये इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे आगे चैप्टर को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए उम्मीद है कि आपको इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलेंगे यूनिवर्सल सेट को समझेंगे और इस चीज़ को आप पेन डाउन कर लेंगे कि ऑर्डर बदलने से सेट बदलता नहीं है। एलिमेंट्स का ऑर्डर बदलने से यहाँ लिख देंगे अवयव का ऑर्डर बदलने से सेट बदलता नहीं है। तो चलिए यूनिवर्सल सेट आप पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट का मतलब हम समझेंगे कि डिफिनेशन इसका कहता है द सेट कंपेरिजिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब जिन पर विचार किया जाता है उसके सभी अवयवों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई चीज़ आपको बोल देगा, उसको आपको कंप्लीट कर देना है। वो किस थीम पर बात कर रहा है, किस थीम के अवयव के विषय में बात कर रहा है, उन सभी थीम के अवयव को लिख देंगे, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। यूनिवर्सल सेट बनाना है, केवल बस पहचानना है। तो चलिए सेट ए दिया हुआ है जनवरी दिसंबर, इस पर आप क्या कंसीडर कर सकते हैं? यहाँ पर बोल दिया है डायरेक्टली द सेट कंप्राइजिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब वैसा एलिमेंट्स जिस सेट का एलिमेंट्स को अंडर कंसिडरेशन आप कर सकते हैं, पूरी कंसिडरेशन कर सकते हैं, तो उसे हम सार्वत्रिक सेट कहते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू जनवरी, सेट ए में दिया हुआ एलिमेंट जनवरी है, दिसंबर है, तो क्या क्या चीज़ छोड़ा है तो उन सभी चीज़ को लिख देंगे। सेट को हम यूनिवर्सल सेट हम लिख रहे हैं, देखिए जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कंप्लीट कर दिए। इस पे कंसिडरेशन हम ये किए कि 2 मंथ दिया हुआ था, हम कंप्लीट 12 मंथ को लिख दिए। इसी को हम बोलेंगे सेट ए का यूनिवर्सल सेट। तो चलिए सेट बी बोल रहा है संडे, ट्यूसडे, सैटरडे। तो क्या ये तो सप्ताह का बात कर रहा है, वीक का बात कर रहा है। 1 वीक में 7 डेज होता है, 7 दिन होता है। इसलिए सेट बी का यूनिवर्सल सेट को हम कंसिडरेशन करने के लिए ऐसे लिखेंगे संडे, मंडे, टोटल दिन लिख देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गया मेरा क्या चीज़, सेट बी का यूनिवर्सल सेट। तो कुल मिलाकर के आप यूनिवर्सल सेट समझ गए होंगे। मतलब कोई भी सेट दिया रहेगा उसको हम अंडर कंसिडरेशन करके टोटल के टोटल एलिमेंट्स को लिख देंगे जिस चीज़ पर बात कर रहा होगा। तो वही हमारा उस सेट का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो आगे हम चलेंगे। अब तो हम सेट का पाँचों टाइप्स पढ़ लिए। एक हम पढ़ लिए क्या चीज़, एक एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एक पढ़ लिए हम इक्वल सेट। अब यूनिवर्सल सेट ये हो गया मेरा। अब आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसेट। तो चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसेट। चलिए अब सबसेट को हम कैसे समझेंगे, आगे चैप्टर में है, इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट एक बुक में दोनों चैप्टर का एक जगह एक सिंपल क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहले हर चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, हर पेज का आप अपने कॉपी में इसी तरह से सीक्वेंस वाइज में हर कॉन्सेप्ट को पेन डाउन कर लेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे। जब भी चैप्टर सॉल्व करना हो उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम रिपीट कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सबसेट। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसेट। अब चलिए सबसेट को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहता है इफ़ फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, यदि 2 सेट ए और बी के लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेंट इन सेट बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट, यदि 2 सेट दिया होगा, यहाँ पर देखिए हम 2 सेट दिया होगा। चलिए 2 सेट दिया होगा, सपोज दैट हम ले रहे 1 2 3 4 5, 4 बस इतना ही। अब 2 सेट बी ले रहे हैं एक दूसरा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर करेगा 2 सेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए का एलिमेंट्स। अब ए आर कंटेंट इन सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 2 सेट है, 2 सेट दिया हुआ है, यदि इस सेट का सभी अवयव सेट बी में होगा तो सेट ए को हम सेट बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। इसको हिंदी में कैसे क्या डेफिनेशन कहता है कि यदि 2 समुच्च ए और बी हैं जिसमें सेट ए के सभी अवयव सेट बी में मौजूद हो। देखिए सेट ए का सभी अवयव सेट बी में है मौजूद हो तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्च बोलेंगे। तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्च बोलेंगे, ना कि सेट बी को सेट ए का उपसमुच्च बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे अधिक एलिमेंट्स हो वो कभी भी उपसमुच्च नहीं हो सकता। हाँ, बराबर एलिमेंट्स होगा तो वो दोनों एक दूसरे का उपसमुच्च होगा। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 है, क्या ये 1 2 3 4 इसमें है कि नहीं? 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ए। अब सबसेट को यहाँ पर देखिए क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, उपसमुच्च को हमारा डेफिनेशन कहता है कि उपसमुच्च को ऐसे करके कर्व को ऐसे करके ऐसे इससे डिनोट किया जाता है। बस अभी ऐसे समझना, बाकी धीरे धीरे इसको हम सबसेट बोल देंगे। ठीक, लेकिन फर्स्ट टाइम डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसको सिर्फ इंडिकेशन से माइंड में रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा। तो चलिए सबसेट को ऐसे इससे डिनोट किया जाता है, से डिनोट किया जाता है, ऐसे लिखना आप सीखेंगे। तो रिक्त समुच्च को प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये हम एक अलग कंसेप्ट अभी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सबसेट को समझते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को फिर से हम संतुष्ट करेंगे। तो समान समुच्च एक दूसरे का उपसमुच्च होता है, इसको भी अभी हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेट ए का सभी एलिमेंट्स बी में था, तो इसको हम लिखेंगे सेट ए सबसेट ऑफ बी, लिख देंगे। ऐसा लिखेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। अब फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं।
m इज इक्वल्स टू ABC दिया हुआ है, फिर n इज इक्वल्स टू AB दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसेट होगा किस सेट का। यहाँ पर देखिए n में AB है एलिमेंट्स, फिर देखिए m में AB है, तो यहाँ पर n का सब एलिमेंट्स m में है, तो n सबसेट m लिख देंगे। क्यों इसको एग्जाम्पल क्यों, अगर संतुष्टि कहेगा कि सेटिस्फाइड कीजिए तो A एंड B बिलोंग्स टू सेट m लिख देंगे, मतलब दोनों के दोनों अवयव m में है, इसलिए ये मेरा सबसेट हो जाएगा n किसका, m का। तो चलिए अभी देखिए, अब आप ये चीज़ याद रखेंगे कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय जो है इसको फाई बोलते हैं। फाई जो है हर एक सेट में, यहाँ पर देखिए 1 2 सेट, जैसे सपोज दैट सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, तो ये इसमें फाई है क्या, है। अब कहिए क्यों, फाई को लिखा नहीं जाता, नहीं कुछ तो यहाँ पर फाई भी है, ऐसा मान के चलना है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। सबसेट होगा तो उसका एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ए में है, तब तो रिक्त समुच्चय फाई जो है, फाई को ऐसे लिख सकते हैं हम, फाई सबसेट ए। अब कहिए क्यों, क्योंकि फाई तो रिक्त समुच्चय है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाई सबसेट ए लिख देंगे। ये चीज़ हम फिक्स कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, ठीक। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, समान समुच्चय एक दूसरे का उपसमुच्चय होता है। अभी हम तुरंत बता चुके हैं इक्वल सेट किसको कहेंगे, यदि दो सेट दिया हुआ दोनों के पास सेम और बराबर सेट हो तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ सेट के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं इक्वल सेट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। सपोज दैट m इज इक्वल्स टू सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, फिर दूसरा सेट दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 4 3 1 2। क्या ये दोनों जो है, हम तो समझ गए हैं कि ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता। देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, सब के सब एलिमेंट सेम है और बराबर भी है, तो इसलिए m बराबर n है। दोनों अगर इक्वल है तो दोनों m सबसेट n होगा और n सबसेट m होगा, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यही हम अभी तुरंत ये पॉइंट हमको ये सेटिस्फाइड हम आपको किए इस पॉइंट से। तो अभी से हम याद रखेंगे सबसेट का डिफिनेशन, मतलब दो सेट दिया हुआ हो, एक सेट का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होगा तो उससे वह सेट दूसरे सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ओवरऑल हम इस तरीके से समझेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समान समुच्चय एक दूसरे का उपसमुच्चय होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट का तो डिफिनेशन हम समझ गए। अब कोई भी सेट दिया रहेगा उसका कौन कौन सा सबसेट हम बता सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए सभी उपसमुच्चय को लिखना, उसमें कितना उपसमुच्चय है, पहले सबसेट कितना है तब तो हम लिखेंगे सबसेट को। तो चलिए जैसे सपोज दैट सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सब 4 गो एलिमेंट्स है। आपको समझाने के लिए नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे काउंट करेंगे, एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m, व्हेयर जहाँ m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। m बराबर अवयवों की संख्या। अब चलिए यहाँ पर देखिए सपोज दैट 1 2 3 4 है, इसमें सेट ए में कितना अवयव है, 4 अवयव है। तो उपसमुच्चय की संख्या कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बराबर लिखेंगे 2 टू द पावर m। तो m तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 टू द पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका उपसमुच्चय। ऐसे हम ज्ञात करेंगे। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर b सेट दिया हुआ हो, अगर इसमें एलिमेंट्स a b हैं तो इसको कैसे लिखेंगे सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
सबसेट बराबर 2 टू द पावर m। तो m बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, m बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2, तो 2 दिया हुआ है तो 2 टू द पावर 2 बराबर 4। तो 4 सबसेट है किस में, बी में। सेट बी में कितना सबसेट है, 4। तो अभी तुरंत हम सबसेट को हम समझ चुके हैं। सबसेट किसको कहेंगे, दो सेट दिया हुआ हो, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो उसे हम उस सेट को दूसरे सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। लिखेंगे कैसे, अब हम ए बी तो हम पता कर लिए 4 सबसेट बी को लिखा जा सकता है। बी के पास 4 सबसेट है लेकिन एलिमेंट 2 है। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। एगो तो हम बता चुके हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। देखिए एम्प्टी कैसे लिखेंगे, ए तो है ही सेट ए। चलिए और कौन सा है, बी है। और क्या लिखेंगे, ए बी को एक साथ लिखेंगे। ये भी तो है, दोनों मिल करके ये पूरे एगो सेट तो है। ए बी को एक साथ लिख देंगे, 3 हो गया। लेकिन यहाँ 4 है तो हम बता चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्च भी सभी समुच्च का एक उपसमुच्च होता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 सेट हम बना लिए। इसी तरीके से आप इस सेट ए को कितना, हम तो पता कर लिए 16 गो सबसेट है, लेकिन वो कौन कौन सा 16 है, इसी तरीके से आप लिखना सीखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक 5 है, एक 1 है। सबसे पहले इक्वल करके बराबर जो सेम है उसको लिख देंगे सिंगल। 2 है, 3 है, 4 है। अब क्या है, अब डबल करके लेंगे, 1 2 और 2 3, फिर 3 4, फिर क्या लिखेंगे, 2 1, ऐसे करके लिख 3 करके 2 ले लिए। अब 3 करके 1 2 3, अब 2 3 4, अब 4 2 3 4, अब 4 1 2, ऐसे करके लेंगे। अब 4 1 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक और, फिर 3 1 4, ऐसे करके लेंगे। फिर आगे क्या लेंगे, अलग चेंज करके फिर चेंज कर। इसी तरीके से जाते जाते अब 16वां नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, एक कंप्लीट सेट, इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 को लिख देंगे, डॉट कर देंगे। 12 हो गया है। और आगे आप सिंगल करके वैसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स नहीं हो, रिपीट ना हो, वैसा करके आप लिखते रहेंगे। चलिए ऐसा लिख देंगे 1 2 3 4, ऐसे कंप्लीट सेट लिख देंगे। 16 हो गया मेरा। तो चलिए उपसमुच्च को लिखना, सबसेट को कैसे लिखेंगे यहाँ पर तभी हम समझ गए। ए को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर सपोज दैट सी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सी, कैसे हम लिखेंगे। पहले नंबर ऑफ सबसेट कितना है इसमें, 2 टू द पावर m कर देंगे। 3 एलिमेंट्स है, 2 पर पावर 3 बराबर 8 को लिख देंगे। 8 को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका हम सबसेट को कैसे लिखेंगे। सी इक्वल्स टू, एक तो 5 हो जाएगा, 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, 5 हो जाएगा। सिंगल लिख ले रहे हैं, ए सिंगल बी, फिर सिंगल सी, फिर अब डबल 1 2 3 4 हो गया है। हमको 8 लिखना है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक ए बी सी, ये भी तो एक सेट है कंप्लीट, ए बी सी। ऐसे हम सबसेट को लिखने का तरीका भी हम सीख गए कि सेट सी का कौन सा सबसेट हो सकता है, मतलब कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखने से पहले कितना सबसेट होगा उसको, उस फार्मूला को हम एनी टाइम याद रखेंगे। 2 टू द पावर m होता है, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, पावर 3 कर दिए, 8 को हो जाएगा सबसेट किसका, सी का। तो अब कैसे लिखेंगे सभी सबसेट को, लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 5 को हम समझ चुके हैं पिछले कॉन्सेप्ट में, एम्प्टी सेट में, कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, एवरी सेट, मतलब प्रत्येक सेट का उपसमुच्च होता है कौन सा, रिक्त समुच्च। तो रिक्त समुच्च को पहले लिख दिए, सिंगल सब एलिमेंट्स को समुच्च के फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद 2 को ले लिए, उसके बाद एक कंप्लीट, वो कंप्लीट ले लिए।
तो हम टोटली सबसेट हम समझ गए, सबसेट की संख्या को ज्ञात करने का तरीका समझ गए। अब सबसेट को लिखने का तरीका समझ गए। अब हम आगे चलेंगे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है पावर सेट। पावर सेट को हम समझेंगे। चलिए, पावर सेट, क्योंकि ये हमारा चैप्टर में है इसलिए हम पावर सेट को पहले ही कॉन्सेप्ट हम ऐड कर दिए। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों के लिए इस कॉन्सेप्ट में हम पावर सेट को भी हम ऐड कर लिए। तो चलिए, पावर सेट हम किसको कहेंगे? किसी समुच्चय का पावर सेट समुच्चय के सभी संभावित सबसेट का सेट होता है, जिसमें रिक्त समुच्चय और समुच्चय खुद भी शामिल होता है। वही चीज़ अभी हम जो पढ़ चुके हैं सबसेट पढ़ लिए, नंबर ऑफ सबसेट पढ़ लिए, सबसेट को लिखने का तरीका पढ़ लिए, सबसेट को लिखने का तरीका हम समझ गए, तरीका कैसे लिखेंगे। ये तीनों के तीनों चीज़ इस पावर सेट में हमको सपोर्ट करेगा। ये तीनों चीज़ जो समझ गए पावर सेट को भी समझ गए। मतलब कुल मिलाकर के अभी जो हम इससे पहले समझे हैं कि सबसेट को कैसे लिखेंगे, सबसेट की संख्या कितना होता है, लिख जो देते हैं टोटल के टोटल सबसेट, उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे सभी सबसेट को, वही हमारा हो जाएगा पावर ऑफ सेट ए। अब चलिए, यहाँ एक उदाहरण लिए हैं। ए इजिकल्स टू एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 ए बी सी। तो चलिए, इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे? पावर सेट को यहाँ पे लिखेंगे, पावर सेट को पी ए से डिनोट किया जाता है, ऐसे करके पावर सेट ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है ऐसे करके। तो चलिए, पावर ऑफ सेट ए, सबसे पहले इसमें सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर m, 3 गो है 2 पर पावर 3 बराबर 8 एलिमेंट्स हैं, 8 गो क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा, किसका? सेट ए का। उस सभी सबसेट को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिखने के बाद उसको एक पूरे ग्रुप्स को हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सभी सबसेट, पहले लिखेंगे 5, सिंगल लिख दे रहे हैं इसका सबसेट सभी, ए इसका लिख देंगे, बी इसका लिख देंगे, सिंगल सी। अब 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर तो 8 सबसेट है, तो ए बी लिख देंगे, ए बी, फिर ए बी लिख देंगे, फिर बी सी लिख देंगे, बी सी लिख देंगे, फिर सी ए लिख देंगे, अब चलिए एक कंप्लीट लिख देंगे, ए बी सी कंप्लीट। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये टोटल का टोटल जो है इसको करली ब्रैकेट के अंदर, एक बड़ा करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। टोटल के टोटल क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे इसको अच्छी तरीके से, ऐसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इजिकल्स टू, ऐसे करके। हम यहाँ पर देखिए, आप डायरेक्ट कॉपी पर, आपका नज़र पेन और कॉपी पर होना चाहिए, और आप अभी पेन को मत उठाइए नोट्स करने के लिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए, पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे? एक बड़ी करली ब्रैकेट ले लेंगे, 5 लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे ऐसे करके, फिर बी लिख देंगे, इसी सब को एक साथ यहाँ पे लिख देंगे, बी लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे, 4 हो गया, फिर ए बी लिख देंगे ऐसे करके, 5 हो गया, फिर बी सी लिख देंगे, 6 हो गया सबसेट, फिर सी ए लिख देंगे, 7 सबसेट हो गया। एक कंप्लीट ए बी सी को जोड़ करके इसमें करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, बड़ी करली ब्रैकेट से। ये हमारा हो गया पावर सेट ऑफ ए। इस ए का पावर सेट को हम इस तरीके से लिखेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि सबसेट, पावर सेट लिखने से पहले सबसेट को जानना जरूरी है, नंबर ऑफ सबसेट को जानना जरूरी है। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 टू द पावर m, m इजिकल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसको ज्ञात कर लेंगे कितना एलिमेंट्स है, उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट ज्ञात कर लेंगे। सभी सबसेट को कैसे लिखेंगे वही चीज़ लिख देंगे। उस सभी को सबसेट को एक करली ब्रैकेट में घेर दिए तो पावर ऑफ सबसेट ये हो गया। इसी को बोलते हैं हम पावर सेट। तो कुल मिलाकर के आप अभी तक में टाइप्स ऑफ सेट समझ गए, उसके बाद सबसेट समझ गए, सबसेट को लिखने का तरीका समझ गए, सबसेट की संख्या समझ गए। जब ये तीनों चीज़ समझ गए सबसेट का, सबसेट क्या है, सबसेट
की संख्या समझ गए, सबसेट को लिखने का तरीका जब समझ गए तो ये पावर ऑफ सेट भी समझ गए ऑलरेडी। तो चलिए अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है इंटरवल। आपका चैप्टर में है एक्सरसाइज 1.3 में है इंटरवल। तो चलिए अब हम आपको कॉन्सेप्ट जब बता ही रहे तो एक साथ इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसी कला। चलिए इंटरवल को हम समझेंगे आगे। हम इंटरवल, चलिए पेज का भी इंटरवल कर दे रहे हैं, पलट करके इंटरवल कॉन्सेप्ट पर हम आगे। इंटरवल का हिंदी में होता है, इंटरवल को बोलते हैं अंतराल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आपको दैनिक जीवन में भी इसका यूज आएगा कि बड़ी छोटी ब्रैकेट दिया रहेगा तो उसके कैसे लिखेंगे उस सभी एलिमेंट्स को, उसके सभी एलिमेंट्स को। और दूसरी बात क्या है कि ये जितना भी इंटरवल हम पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा चैप्टर में है, ठीक, ओके। तो चलिए हम इंटरवल को कैसे समझेंगे। इंटरवल का मतलब होता है किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच के संख्या के समूह को इंटरवल कहते हैं। द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल्स। जैसे हम उदाहरण लेंगे, दो रियल नंबर ले लेते हैं 3, 2 और 7। 2 और 7 के बीच ऐसे इंटरवल को ऐसे हम लिख दिए। एक इंटरवल के फॉर्म में आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे, ये ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट और ये बड़की ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ये दोनों चीज़ों पर ही हमारा इंटरवल का कॉन्सेप्ट ओपन होता है। तो चलिए 2 और 7 ऐसे रहेगा और 2 और 7 ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझाने आपको जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जब 2 और 7 ऐसे रहेगा छोटी ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब होता है 2 7 इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब छोटी ब्रैकेट रहेगा तो ओपन, इसको हम बोलेंगे ओपन, इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल और छोटी ब्रैकेट को ओपन इंटरवल। तो चलिए 2 और 7 जब ओपन इंटरवल रहेगा, 2 7 ऐसे छोटी ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। सबसे पहले हम आपको ट्रेलर दे रहे हैं कि कैसे हम इंटरवल के तरफ आपका माइंड को डाइवर्ट करके समझा रहे हैं, तो आप देखते रहिए। ओपन इंटरवल। तो चलिए 2 और 7 रहेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे। हमारा डेफिनेशन कहता है किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच के संख्या के समूह को इंटरवल कहते हैं। इसके बीच ओपन रहेगा तो 2 से बड़ा लेंगे और 7 से छोटा लेंगे। और जैसे ही क्लोज रहेगा, 2 ऐसे बड़ी ब्रैकेट, तो 2 तक मतलब तक होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब तक होता है और ओपन इंटरवल का मतलब के बीच होता है। इतना मोटा मोटी आपको समझना है। तक में से 2 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, बीच का तो होबे करेगा। तो चलिए यहाँ पर राउंड है तो मतलब ओपन इंटरवल है। तो 2 और 7 के बीच लेंगे, 3 ले लेंगे, एक 4 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, एक 6 ले लेंगे, 7 नहीं लेंगे क्योंकि ओपन का मतलब ये होता है कि 7 को नहीं लेना। अभी आपको बता चुके हैं इसका मतलब। ओपन का मतलब होता है के बीच, इसको ऐसे समझें, के बीच। क्लोज्ड का मतलब होता है तक, ऐसे टिल नाउ और बिटवीन। इसको हम समझेंगे बिटवीन, इसको बोलेंगे टिल, तक, टिल नाउ, अब तक, ऐसे समझने के लिए। तो चलिए 2 3 4 5, 2 4 3 4 5 6 ऐसे करके घेर देंगे ऐसे। इसका मतलब हो गया 2 और 7 ओपन इंटरवल। चलिए अब क्लोज्ड इंटरवल 2 7 जैसे ऐसे रहेगा तो अभी से आपको ऐसे समझना है। 2 तो होबे करेगा, 2 से बड़ा भी होगा, 2 3 4, इसके बीच तो होबे करेगा, 2 भी होगा 7 भी होगा। बीच वाला संख्या 3 4 5 6 लिख देंगे, 7 भी हो जाएगा इधर तक और इधर 2 भी हो जाएगा। इसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हो गया कि एक साइड ऐसे ओपन रहेगा, एक साइड क्लोज रहेगा। मतलब जैसे सपोज इधर 3 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। तो ऐसे कभी कभी ऐसे रहेगा 3 ऐसे करके, 2 इधर रहेगा क्लोज, इधर रहेगा ओपन 5। इसका मतलब कैसे हम लिखेंगे समझिए यहाँ पे आप। जैसे इसी को बोलते हैं एक साइड क्लोज एक साइड ओपन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो चलिए 2 इस साइड ओपन है तो 2 तो नहीं लेंगे तो 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ पर 5 क्लोज्ड है तो मतलब तक। ये हम बता चुके हैं, क्लोज्ड का मतलब होता है तक। तो चलिए तक मतलब 5 ले लेंगे टिल।
5 भी ले लेंगे, ऐसे करके इसको हम घेर देंगे। यहाँ पर सेट के फॉर्म में हम घेर देंगे, सेट लिखेंगे, बाद में इंटरवल का सिंबल नहीं देंगे। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 तक। ये इस साइड देखिए तो आप, इस साइड 2, इधर है क्लोज्ड इंटरवल, इधर है ओपन इंटरवल। जिस साइड ओपन है तो उसको छोड़ करके उसके बीच वाला लेंगे, उससे छोटा। चलिए इस साइड क्लोज्ड है, 2 है तो 2 ले ये लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, 4 लेंगे। इस साइड ओपन है, 5 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ओपन में नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे करके लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के आप इंटरवल अभी समझ गए होंगे। चलिए ओपन इंटरवल का मतलब हम समझा रहे हैं आपको, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, आपको समझाते रहेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। चलिए ओपन इंटरवल का मतलब ऐसे करके हम एक ऐसे ले लेते हैं 3 7, ऐसे इससे डिनोट करते हैं राउंड ब्रैकेट से। क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन को ऐसे या ऐसे, इससे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब आप राउंड ब्रैकेट को भी समझ गए होंगे, बड़ी ब्रैकेट को भी आप समझ गए होंगे। एक साइड राउंड, एक साइड बड़ी ब्रैकेट को भी आप समझ गए होंगे। क्या चीज़ बोलेंगे, राउंड ये बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो वहाँ तक ले लेंगे, टिल नाउ वहाँ तक ले लेंगे, बीच वाला तो लेवे करेंगे, ठीक। यह छोटी ब्रैकेट के अंदर कोई रियल नंबर रहेगा तो उसके बीच का केवल लेंगे, ठीक। चलिए उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 और 5 और 9 ले लेते हैं, ठीक। ऐसे करके ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में मतलब केवल और केवल छोटी ब्रैकेट की यूज होगा। इसको कैसे लिखेंगे, सेट के फॉर्म में 5 6 लिखेंगे। इसका मतलब ऐसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये 5 और 9 तो रियल नंबर है ना, 5 और 9 रियल नंबर है, कोमा दे देंगे। एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मतलब यह हो गया कि एक्स जो है 5 से 5 होगा क्या, नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा। मतलब इसी का मतलब हो गया कि 5 9 को छोड़ करके उसके बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या का मतलब ये नहीं कि 4 ले लेंगे, इधर 5 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 9। मतलब ओपन इंटरवल में केवल इस टाइप का ब्रैकेट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल रहेगा तब टिल ना हो जाएगा, तब तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ऐसे करके ये मेरा सेट हो गया। ओके, आपको समझ में आया होगा। जैसे इसको हम फिर लिखेंगे कैसे, तो ऐसे करके 5 और 9 के बीच यही चीज़ 6 7 8 बस इतना ऐसे करके घेर देंगे। यही चीज़ तो यहाँ डिफाइन किया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर जो है रियल नंबर जो 5 और 9 के बीच है। देखिए एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 9, तो ग्रेटर देन होगा तो 6 तो ऑलरेडी इसके बीच में है, 5 6 के बीच, 5 और 9 के बीच में 6 7 8 9 है कि नहीं। इसी चीज़ को आपको लिखना है। कभी कभी क्या कहेगा, इंटरवल फॉर्म में दिया रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए। कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, ये इंटरवल फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए। अभी हम आपको फिर एक उदाहरण ले रहे हैं कि लिखा रहेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा, कोमा एक्स जो है कहाँ बड़ा हो जाएगा 6 से और छोटा रहेगा 10 से। इसको कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट ले लेंगे, 6 और 10 लिख देंगे, बस हो गया मेरा यही इंटरवल। तो चलिए अब क्लोज्ड इंटरवल अभी आपको समझा रहे हैं। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है तक, टिल नाउ या फिर ब्रैकेट ऐसे दोनों साइड से रहेगा। मतलब एक उदाहरण लेते हैं एग्जांपल कि जैसे ऐसे रहेगा 5 और 8, ठीक। ऐसे इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में ऐसे करके। टिल नाउ मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल में ही होता है, बंद अंतराल में, कि 5 और 8 भी ले लेंगे और इसके बीच की संख्या भी ले लेंगे। बीच की संख्या कौन कौन है, 6 है 7 है, मतलब 5 भी ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे, 8 भी ले लेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों ले लेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। अब इस फॉर्म में रहेगा कि अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखिए। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इस फॉर्म में, अब देखिए इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स सेट कैसे बनेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर व्हेयर एक्स ऐसे करके 5 तक ना है, ये चीज़ 5 तक भी है, इसमें 5 तक ले रहे हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 8 ये होता है। मतलब ओवरऑल इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज होता है, इसमें ऐसे करके यूज होता है ये क्लोज्ड इंटरवल में। अब आप कुल मिला करके क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल समझ गए। एक और इंटरवल लेते हैं, आपको उससे क्या बनाना है,
इंटरवल फॉर्म में लिखना, एक सेट फॉर्म हम आपको दे रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर व्हेयर, ऐसे करके ये सेट है मेरा, व्हेयर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको हम बता रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं इसको इंटरवल फॉर्म कैसे लिखिएगा एक शॉर्ट में। ये सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर व्हेयर 1 एक्स का, इसी एक्स को डिफिनेशन में यहाँ लिखे हैं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4 और इक्वल टू, इसको बोलेंगे और इक्वल टू बराबर तक, मतलब इसी को तो बराबर इक्वल मतलब होता है टिल 9, उसको भी ले लेंगे। चलिए इसको हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में ऐसे। जब हम बता चुके हैं कि ये वाला सिंबल जब भी बराबर की यूज रहेगा तो वो समझेंगे कि उस साइड क्लोज इंटरवल है। तो इधर है एक, इधर भी ले लेंगे, इधर भी है एक, इधर भी ले लेंगे। एक्स है क्या चीज़ है, रेंज दिया 1 तक और 4 तक, तो 1 और 4 लिख देंगे। ये मेरा हो गया इंटरवल फॉर्म में। अब सेमी इंटरवल और सेमी ओपन में हम आपको अंतर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, ऐसे करके इधर ओपन कर देगा, इस साइड 5 दे देगा, इस साइड क्लोज कर देगा। मतलब इसको अभी तुरंत जो ओपन और क्लोज इंटरवल समझ गए वो स्टूडेंट तुरंत समझ जाएंगे कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल किसको कहेंगे। कि 2 है और 5 है, तो 2 और 5 है, इस साइड ओपन है, इस साइड क्लोज है। तो यहाँ पर देखिए ओपन के साइड हमको पता है कि 2 से बड़ा लेना है, लेकिन उसको नहीं लेंगे, तो 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। पहले बीच वाला लिख ले रहे हैं, 3 4 है। अब बताइए इधर क्लोज्ड है तो 5 तो ले लेंगे तक, इसका मतलब ये होता है तक, क्लोज का मतलब ये होता है टिल 9, अभी तक 5 ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर ओपन का मतलब होता है उसको छोड़ करके उसके बीच वाला लेंगे, तो इससे बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा, बस ऐसे करके सेट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, हो गया। यही मेरा सेमी क्या था, इधर से देखेंगे तो क्लोज है, इधर से क्या है ओपन है। सेमी ओपन और क्लोज इसी को बोलते हैं हम। अब की बार हम एक और आपको बता रहे हैं, इंटरवल दे रहे हैं 5 दे रहे हैं और इधर 8 दे रहे हैं, इधर ओपन कर दे रहे हैं। इसको बताइए सेट फॉर्म में कैसे लिखिएगा आप, टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो ऐसे कर देंगे, 5 भी हो जाएगा क्योंकि इधर से क्लोज है, तो 5 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। इसके 5 और 8 के बीच वाला होबे करेगा, 7 ले लेंगे, क्या 8 लेंगे क्या। इधर से तो ओपन है, ओपन में हम बता चुके हैं, ओपन में उसके बीच वाला केवल लेंगे, बीच वाला और बिटवीन, बस उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 8 नहीं लेंगे, तो ऐसे करके लिख देंगे। तो अभी आप कुल मिला करके इंटरवल भी समझ गए कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल का डिफिनेशन क्या होता है, इंटरवल कितने टाइप का होता है। इंटरवल 3 टाइप का होता है, हालांकि टोटली 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में छोटी ब्रैकेट का दोनों साइड यूज होता है, क्लोज्ड में बड़े ब्रैकेट का दोनों साइड यूज होता है। जिधर ब्रैकेट रहेगा बड़ी वाला उधर समझेंगे क्लोज, और जिधर छोटी ब्रैकेट रहेगा उधर समझेंगे ओपन। दोनों एक साथ रहेगा सेमी ओपन और क्लोज्ड समझेंगे। और रहेगा तो डाटा को कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ें आपको हम समझाने का प्रयास किया हूँ। आप उम्मीद है कि समझे होंगे टोटली। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे चैप्टर पर अब हम चले जाएंगे। अब आपका टोटल एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 टोटल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप टोटली जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इसी तरह से आपको जो भी बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे टोटली बताएंगे। ऐसा नहीं कि रीलबाजी एकदम थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बताए छोड़ दिए, जो भी चैप्टर भिड़ेंगे उसको हम खत्म कर देंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।